बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम जनाब स्पीकर साहब। 3 सालों से बलूचिस्तान में जो तकलीफ़ और मुश्किलात थी उनको तो हम हर मरहले पर मौके पर बयान कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस हुक्मरान के कान और आंखें दोनों बंद हों, किसी न किसी दिन उसको ये दिन देखने पड़ते हैं। मेरे पास एक किताब पड़ी है रिचर्ड कापुशिंस्की की, शाह ऑफ शाज, शाह ईरान की जो आकमियत ख़त्म हुई उसके हवाले से ये किताब उसने लिखी है। मैं 10 साल पहले भी पढ़ता रहा, हमेशा पढ़ता हूँ कभी कभी। उसमें एक बात उन्होंने की है कि जब शाह ईरान अपने टेबल पे बैठता था, जिस तरह हमारे वजीर आला साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल है, उस टेबल पे जब अपने वज़रा और शुरफा के साथ बैठता था तो शाह ईरान ने, जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल ऑर्डर इन द हाउस आपकी जिम्मेदारी है जी, प्लीज। तो शहंशाह ईरान जब अपने रुफ़का, वज़रा, शुरफा के साथ बैठ के कहता था तो मैं कहता था कि मैं ईरान में रोज ज्यादतियां करता हूं, किसी न किसी जगह पर लोग मारता हूं। मैंने किरमान में लाखों और हजारों की तादाद में लोगों का खून करवाया। मैंने ईरान की गली कूचों में रोजाना लाशें गिरवाई। मैंने लोगों को भूख और प्यास से भी मारा। लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में मेरे खिलाफ कभी बगावत नहीं की। ये एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ईरान में इतनी बड़ी बगावत शाह ऑफ शाज, शहंशाह ईरान के खिलाफ क्यों हुआ? तो क्योंकि शाह ईरान ने अपने पास रुफ़का और शुरफा इस तरह के रखे थे जो सिर्फ उसकी खुशामद करते थे। अक्सरियत उनमें उन जैसे लोगों का था। उसने कभी भी हकीकत पसंद शख्स अपने इर्द गिर्द रखे नहीं थे। तो एक हकीकत पसंद शख्स था, तो उसने शहंशाह ईरान को कहा, जनाब वाला, जब उम्मीद और सब्र हुकूमतें पैसे और दौलत पे कायम नहीं रहती, जाम साहब सुनिएगा, हुकूमतें दौलत पे कायम नहीं रहती, हुकूमतें ताकत पर कायम नहीं रहती, हुकूमतें अक्सरियत और अक़लियत पर कायम नहीं रहती। दुनिया में अगर कहीं हुकूमतें कायम रहती हैं या उनमें तवालत आती है, उनमें इस्तेकाम होता है, तो वो 2 किस्म की रियासतें और हुकूमतें कायम रहती हैं जिनमें एक उम्मीद और सब्र, ये दोनों चीजें मौजूद हों। तो शहंशाह ईरान भी हमारी तरह कम तालीम याफ्ता था या पता नहीं हुक्मरानी के घमंड में सुनता नहीं था जिस तरह अभी नहीं सुनते। तो उसने कहा कि ये उम्मीद और सब्र है क्या चीज? मैं तो लोगों को तेल के पैसे थे, अमेरिका की दौलत थी, मैं रोजाना गोश्त, चावल और बिरयानी खिलाता था अपने सिपाही और फौजियों को, मैंने कौन सी चीज की कमी थी? उसने कहा उम्मीद और सब्र। उसने कहा मुझे जरा बताओ कि उम्मीद और सब्र है क्या? उसने कहा जनाबे वाला, ईरान में लोगों की उम्मीद आपसे खत्म हो गई है। जिस हुकूमत और रियासत में आपके करीब के लोगों की भी उम्मीद आपसे खत्म हो, लोग आपको छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह कि बगावतें कब होती हैं? लोग आपके खिलाफ इज्तिमाई तौर पर बगावत कब करते हैं? कहते हैं जब सब्र का पैमाना लबरेज हो। तो उसने कहा कि ये सब्र का पैमाना नापने के लिए कौन सा हाला है, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? उसने कहा सब्र का पैमाना जो है वो हुक्मरानों में इनबिल्ट होता है। जो लोग मसनद इक्तिदार पर आते हैं, लोग उनको हक़ हुक्मरानी देते हैं, उनके फिर दिल बड़े होते हैं, उनके दिमाग बड़े होते हैं, और फिर खुदावंद तबारक ताला उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक सब्र के पैमाना, एक लबरेज होने और ना होने का पैमाना जो है बना देता है। तो जाम साहब, मैं उस चार्जशीट को जो आपके अपने दोस्तों ने आपके खिलाफ पेश किया, मैं उस पर तो बात करूंगा, लेकिन एक बात आपको सोचनी होगी कि जिस तरह के वज़रा, शुरफा और दोस्त आपके थे, शायद उन्होंने कभी आपको यह मशवरा नहीं दिया कि लोगों की उम्मीद और सब्र के साथ मत खेलें। आपने बलूचिस्तान के गरीब, बेबस, लाचार और मजलूमों की उम्मीद तोड़ के रख दी है। लोगों का बलूचिस्तान से उम्मीद उठ गया है। लोगों की उम्मीद इस रियासत और इस रियासत के इदारों से उठ गया आपकी वजह से। आपने लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया। आपको पता होना चाहिए था कि लोगों के सब्र का पैमाना भी एक दिन लबरेज हो जाएगा, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर आपके इर्द गिर्द मां सिवाय खुशामदियों के एक भी काबिल, लायक और वतन दोस्त, इंसान दोस्त शख्स आपके पास नहीं रहेगा। ये जो अदम एतमाद है, गौराम साहब तकलीफ करके तशरीफ रखें। गौराम साहब प्लीज अपने सीट पे जाएं। जनाब वाला, 3 सालों में
जाम कमाल खान की शख्सी हुक्मरानी, आमराना तर्ज हुकूमत, इदारों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी, बलोचिस्तान के वसाइल को तिफलाना तर्ज पर ज़ाया और गैर पैदावारी मंसूबों पर खर्च करना, ज़मीनी अकायद के बरखिलाफ सूबे की माशी बदाली के अकायद के बरखिलाफ बजट व PSDP, तिफलाना बजट और PSDP बनाना, मासूम शहरियों के जान और माल के साथ खेलना, तालीम, रोजगार, सेहत, सफरी सहूलियात और बिजली, गैस, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करके गरीबुलाल सूबे के वसाइल को स्टेडियम, दुबई एक्सपो और जीप रैलियों में जाया करने वाले हुक्मरानों का अंजाम यही होता है जनाब वाला। तहरीक अदम एतमाद दरअसल ये वो चार्जशीट है जो इसके अपने दोस्तों ने पेश किया है, इसकी बहुत तवील है जनाब वाला। जब उन्होंने अक्के हुक्मरानी संभाला इसी जगह पर मैं खड़ा था, मैंने उनको कहा जाम साहब आपको मुबारक हो, अगर खुदावंद तबारक ताला की तरफ से है या किसी और तरफ से आपको ये मिल गया है, दे दिया गया है, हमारे किस्मत में ये नहीं था। हम आपके साथ बैसियत दोस्त और साथी ताउन करेंगे, मुशावरत और मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएंगे। बलोचिस्तान तकलीफदेह मराइल से गुजर रहा है, खून, प्यास, आंसू और सिसकियों से गुजर रहा है। ये ऐसा नॉर्मल सूबा नहीं है जिसमें आप मुगल शाही तर्ज की हुक्मरानी करें। ये पहली मेरी तकरीर की भी बातें यही थी, और आज 3 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद, अक्सरियत जो आज तहरीक अदम एतमाद को हासिल हुआ है, उसके बाद भी मैं उनको कहूंगा कि जाम साहब काश हमने कभी आपसे जाती मुफाद और मकासद की बात नहीं की। हमारा दफा यहां पर खड़े रहते थे और हम आपको आईना दिखा दे रहे थे कि जाम साहब जो आईना आपके दोस्तों ने उठाया उसमें आपका चेहरा अलग है, लेकिन बलूचिस्तान के गरीबुल हाल गिदानों में, कूचों में, सड़कों में, शहरों में, गलियों में जाएं, आपका कोई और चेहरा है। आप बलूचिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। और सबसे पहले अंदाजा लगाएं जनाब वाला, जब इस सूबे में उन्होंने हुक्मरानी संभाली, कौन से बुरानात नहीं है। मैं सिर्फ एक स्नैपशॉट है उसका, सिर्फ झलकियां बताऊंगा। आज मैं अदाद शुमार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ताकि बलूचिस्तान के अवाम को पता चले कि आज तहरीक अदम एतमाद की बुनियादी वजूहात क्या बनी। तेल के कारोबार करने वाले लाखों की तादाद में हमारे गरीब नौजवान बेरोजगारी से मुतासर थे। जब वो सड़कों पर निकले, सरहदों पर भूख और प्यास से मर रहे थे, सरहदों पर बाढ़ लगाई जा रही थी 3 साल पहले, हमने आपको कहा कि जनाब वाला बैठे, वफाकी हुकूमत के साथ बलूचिस्तान की जो माशी तकलीफ और मुश्किलात बलूचिस्तान के सरहदी लोगों को आगा उस पर बात करें, वजीर आजम के पास जाएं। यह आपका आईनी और कानूनी हक है। एक वफाकी वादत में एक शख्स की मौत पर अगर हुक्मरानों को नींद नहीं आती, यहां पर लाखों लोग जो हैं मौत का शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं। जनाब वाला उनके चेहरे पर मसनूई हंसी के अलावा आज तक हमने एक परेशानी की गम भी नहीं देखी जिस तरह आज मसनूई हंसी है। जनाब वाला, जब बलूचिस्तान का वाहिद जरिया माश यहाँ के जमींदार हैं, आपने उनकी हालत देखी होगी। बलूचिस्तान में न सनत है न इरफत है, बलूचिस्तान में न जनाब वाला बहुत बड़ी बड़ी शाराएं हैं, न हमारा बहुत बड़े एक्सपोर्ट्स के जोन है। हमारा जमींदार 3 सालों में रोजाना अपने घर से निकलता था और रात को जो है एक मायूस चेहरे के साथ अपने घर में वापस जाता था। उसके दस्तरखान पर रोटी नहीं होती थी, बिजली मुसलसल बंद, खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, दान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सारे तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद 10 दफा हमने आपको कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत है। बलूचिस्तान का मसला स्पोर्ट्स का नहीं है, कल्चर का नहीं है, स्टेडियम्स और फुटसाल का नहीं है। बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात जो है उसकी जमींदारी, उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने एक दिन भी तकलीफ नहीं किया, किसी 2-4 जमींदार को ही बुला लेते कि उससे पूछ लेते कि मैं आने वाले बलूचिस्तान के वसाइल उनका कैसा खर्च करूं। आज बलूचिस्तान में जमींदारों के साथ साथ खीरतर कैनाल, पतफीडर कैनाल, गुज़िश्ता साल ये 350 अरब रुपए का नुकसान इस शख्स के सर पर। पटफीडर, खीरतर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कौन इसकी जेब से निकालेगा? इवन अगर अदम एतमाद हो भी जाए, हुक्मरान तब्दील भी हो जाए, लेकिन ये जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। चाहे कीरतर के उस जमींदार से पूछें जिसका माल मवेशी भी मर गया, उस कीरतर के जमींदार से पूछें जो अपने मुर्दों को धोने के लिए, उनको गुस्ल देने के लिए भी पानी 40 किलोमीटर से लाते थे। फिर आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानी क्या है। जनाब वाला, मैं आ रहा हूं,
कहाँ है? बिजली की अदम दस्तयाबी पर इस असेंबली में कोई ऐसा इजलास नहीं था जिस पे हमने बात की। जिस सूबे में, जिस मुल्क में 7000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, हमने 10 दफा कहा जनाब वाला ये जो चार्जशीट है जिसपे लिखा गया है कि आप बलूचिस्तान का केस नहीं लड़ सके, वो तो यही बातें थी। 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा होती है। एनर्जी डिपार्टमेंट हमने बना लिया, 18वीं तरमीम के पास हमारे पास इख्तियार आ गया। लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये आपकी शख्सी और शहनशाहाना ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊंगा 60 करोड़ का, ये 60 करोड़ अगर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तकरीबन जनाब वाला 50 अरब रुपए बन रहे हैं, इनकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को 10 साल तक गिरवी रख दिया है। जो थ्रो फॉरवर्ड ये अभी लेके आएंगे 107 बिलियन का डेफिसिट बजट लाके, आप अगर ये पैसे डेफिसिट बजट का बिजली पे भी खर्च करते तो हम कहते चलो ये थ्रो फॉरवर्ड किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में है। नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में शौक के लिए आपने बलूचिस्तान के सारे वसाइल का खाना खराब कर दिया। गैस की पैदावार पीपीएल 2016-2015 के बाद से एक मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान का MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2015 और 16 के बाद एक दिन उन्होंने मीटिंग नहीं की। बलूचिस्तान के 56 से 58 अरब रुपए जाया हो गए इनकी इन्हीं गलत पॉलिसियों की वजह से। अकले कुल अपने आप को समझते थे, किसी एक जगह बैठ के अगर बलूचिस्तान का ये मसला हल करते, आज बलूचिस्तान में गैस के नए कुएं दरियाफ्त होते। आज सुई में जो है पीपीएल शायद कुछ नए कुएं दरियाफ्त कर लेता और बलूचिस्तान को कम से कम जनाबे वाला 50 से 60 अरब रुपए सालाना जो है मजीद रकम मिलती। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। जनाबे वाला सीपैक के हवाले से, प्लीज सीपैक के हवाले से हमने बात की, हमने करारदाद मंजूर की, ये करारदादों की लिस्ट है मेरे पास, मुख्तसर कर लेते तो हमने जनाबे वाला उसका चार्जशीट पूरा होने दें। जिस बुनियाद पे निकाले जा रहे हैं कम से कम उनको पता तो चले कि मुझे क्यों निकाला गया है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसलिए मुझसे लोग नाराज है कि मैं उनसे कम मिलता हूं या मैं उनको इज्जत नहीं देता हूं। नहीं जनाबे वाला, इज्जत आप ना दें, इज्जत देना वो तो कुछ रिवायत का हिस्सा होता है, अगर किसी ने सीखा हो इज्जत देता है अच्छी बात है, ना भी दे किसी को कोई ज्यादा इससे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर आपकी गलत पॉलिसियों से सूबे को नुकसान हो रहा है वो नुकसान सबसे ज्यादा है। मैं आ रहा हूं जनाबे वाला, सीपैक के हवाले से एक मीटिंग वफाकी हुकूमत के साथ अराकीन असेंबली को लेकर नहीं गए। 3 मुसलसल करारदादें यहां पर मंजूर हुई। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना था, यहां पर फ्री जोन्स बनने थे, यहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। जनाबे वाला खारान में 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इतनी खारान दुश्मनी सना बलोच की वजह से की कि इस दफा जोब में जमीन भी नहीं है। जोब को मिलना चाहिए, लोलाई को मिलना चाहिए, खारान को इसलिए निकाल दिया कि वहां से सना बलोच MP है और कहते हैं कि जी हमने 3 से 4 अरब रुपए उनको दे दिए। आप बलूचिस्तान दुश्मनी में इस हद तक गए कि आपने बलूचिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाया। सना बलोच की दस्तरखान से रोटी कम नहीं होगा। ये अच्छे हुक्मरान की सोच होती है, उसको अपना ताल्लुक शहरी से बनाता है, MPA से नहीं बनाता। आप न शहरी के साथ अपना अच्छा ताल्लुक बना सके, ना आप अपने वज़रा के साथ बना सके, ना आप बलूचिस्तान के अराकीन असेंबली के साथ बना सके। जनाबे वाला मैं आता हूं, NFC अवार्ड, ये गरीब सूबा वाहिद आइन के अंदर जो एक शिक है कि अगर दुकान खसारे में भी हो तो मालिक को खसारे में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि मालिक को फायदा मिलेगा। 3 जनाबे वाला NFC अवार्ड को आज 5वां साल हो गया है, मुसलसल यहां पर करारदादें मंजूर की गई। एक दफा भी आपने ये मसला संजीदगी से नहीं उठाया। सूबे के बड़े दर्द और तकालीफ, जब हमारी दौलत, मैं भी इनको गिनवाऊंगा कि इन्होंने 3,000 साढ़े 3,000 अरब रुपए का नुकसान किया है। ये सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक नहीं, अगर कोई और संजीदा मुल्क होता ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाते उनकी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर। ये तो शरीफ गरीब सूबा है, अदम एतमाद करके निकाल देंगे, जो करना था कर लिया। ये अगर हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती, एहतसाब होता, ऐसे लोगों को यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जाता। जनाबे वाला, आज मकुरान अदम एतमाद, सबसे बड़ा अदम एतमाद तो मैं कहता हूं बलूचिस्तान के अवाम का परसों या तरसों हुआ जब उसके घर के सामने 2 मासूम लाशें पड़ी हुई थी मकुरान से, और जनाब वजीर आला साहब जहाज पकड़ के ग्वादर रैली का इफ्तिताह करने गए। जिस सूबे का हुक्मरान अपने घर के सामने पड़े हुए डीकंपोज लाशों को छोड़कर, ये मुज़ाकरात आपको करने चाहिए थे। ये फैसला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में न होता, ये फैसला बलूचिस्तान की असेंबली करती और आप बैसी थे वजीर आला करते, मीडिएट करते, FIR करती, मुआवजे मिलते, बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलता। आप जीप रैली में गए, मैं जीप रैलियों के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन जिस वजीर आला के घर के सामने खुशबूदार लाशें पड़ी हूं, 10-15 दिन से जो लाश निकलती है उससे क्या खुशबू ही आएगी? डीकंपोज लाशें पड़ी हूं और वो जहाज लेकर ग्वादर में जाए, सनसेट वाले पार्क में बैठ के कहे कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो? जनाबे वाला, कोरोना जब यहां पर आया, इसी असम्बली में हमने कहा था कि कोरोना से बलूचिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा, तालीम के शोबे में नुकसान होगा। 3 साल में तालीम के शोबे को इस शख्स ने जितना नुकसान दिया है, मैं अल्फिया कहूंगा बलूचिस्तान की तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ है। 3 PhDPs में से 12% भी ये तालीम की मद में खर्च नहीं कर सके। बोलान मेडिकल कॉलेज, खुजदार मेडिकल कॉलेज 2 अरब रुपए में बनना था, आज सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, वो जाके 9 अरब रुपए में पहुंच गया। इसके बावजूद इसका काम उन्होंने जारी करने की इजाजत नहीं दी। यही जुल्म उन्होंने लोलाई के साथ किया। कोरोना में यहां पर जब हमने कहा कमेटी बनाए, 6.5 अरब रुपए में से 14 लाख रुपए की कीलें खरीदी गई, लुड्डो खरीदे गए, हमने वो सारा केस ले आया। यहां पर जनाबे वाला इन मुअज़्ज़िज़ अराकीन की बजाय एक चीफ सेक्रेटरी को कमेटी का सरबराह बना दिया। यह होता है एक वजीर आला, लीडर ऑफ द हाउस का तदब्बुर, उसकी सोच और उसकी जहानत कि आप पार्लियामेंटेरियन को चीफ सेक्रेटरी के नीचे रख के, ताकि कम से कम चीफ सेक्रेटरी आपकी बात माने। क्वेटा प्रोजेक्ट पे कंट्रोल करके आज इसने सरियाब को कब्रिस्तान बना दिया है। कोई भी शख्स वहां से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। क्वेटा प्रोजेक्ट के खरबों रुपए की करप्शन, महकमे सेहत की करप्शन, फिशरीज के महकमे में 1.5 अरब रुपए की करप्शन के केसेस नैब में चल रहे हैं। फाइबर बोट्स बनाने की, ग्वादर के माईगीर, ग्वादर में इतने जलसे और इतने जुलूस हो रहे। मकरान को तो आपने इंसर्जेंसी वहां पर खत्म करने की बजाय आपने वहां पर नए कॉन्फ्लिक्ट जो बना दिए। ग्वादर में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मेरे खिलाफ नहीं निकले। जनाब स्पीकर, 1 मिनट, 1.5 अरब रुपए फाइबर बोट्स के आपने एडवांस में दे दिए। कहां है वो फाइबर बोट्स? कहां है वो? आपने इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या कहते हैं कि मॉनिटरिंग के गैजेट्स लगा दिए, सिम लगा दिए, सारे केसेस नैब में। 6.5 से 7 अरब रुपए के केसेस बशमूल क्वेटा प्रोजेक्ट के पड़े हुए। कहता है लोग मुझसे तो इसलिए नाराज हैं कि मैं शायद उनको टाइम नहीं देता हूं। बात टाइम की नहीं है, आप हमारे भाई हैं। 3 साल से रो रो के बता रहे थे कि हम इस मुअज़्ज़िज़ असेंबली के रुकन हैं, हम बलूचिस्तान के जिम्मेदार लोगों में से हैं। हमारा सूबा जो तकलीफ से गुजर रहा है उसको समझने की कोशिश करें। मेरे हल्के की तरजीह खारन अहमदवाल रोड है, लेकिन आप अपने मनपसंद अफराद को उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी सड़कें डालें ताकि वो पता नहीं कागजों में महदूद रहें और वहां से उनको कुछ कमीशन और करप्शन हो सके। पूरे बलूचिस्तान में नौज़ायदा क़यादत मुतारफ कराने की कोशिश की। जाम साहब, नौज़ायदा क़यादत मुतारफ करने की बजाय आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इनकी इज्जत करते, आपको कुर्सी को खतरा नहीं था। कभी कभी दोस्तों की बातें तल्ख होती हैं, लेकिन ऐसे दोस्त रखा करें जो आपको तल्ख बातें बजाय ऐसे दोस्तों की जो आपको सारा दिन आपकी खुशामद करें। बहुत ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है और बहुत ज्यादा मीठे मशवरों से आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो गया। जी शुक्रिया सनाउल जनाबे वाला, 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। जी बहुत हो गया सनाउल जनाबे साहब, वाला बहुत किधर है? इतना बड़ा चार्जशीट है, इतना बड़ा चार्जशीट है, अभी तक तो मैं आईनी मसलों में नहीं आया। बहुत ज्यादा है जनाबे वाला, जिस भी आपने, मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ इन्होंने फिर भी दोस्तों ने 1-2 साल कैसे मोहब्बत में गुजार दी। सेक्रेटरीज को कंट्रोल, इदारों को कंट्रोल, फंड्स को कंट्रोल, पीएसडीपी को एक्सेल शीट में अपने सामने रखकर सारा दिन उसको जो है निचोड़ना, उससे जो है अपोजिशन के हलकों के लोगों की जिम्मेदार मंसूबे, पानी के मंसूबे, तालीम के मंसूबे, स्कूल के मंसूबे, अच्छी सड़कों के मंसूबे निकाल कर अपने नौज़ायदा सियासी लोगों को जो है करप्शन के मंसूबे उनकी नजर करना। जाम साहब, बलूचिस्तान की तारीख में कभी किसी ने ऐसे नहीं किया था, आपके वालिद साहब ने भी नहीं किया था। मैं अल्फिया बताऊं, हम सियासी इख्तिलाफात हर किसी के साथ हैं, लेकिन मैं बलूचिस्तान का जिम्मेदार शख्स हूं। मैं तारीख में अपना नाम आपकी खुशामद करके नहीं लेकर वहां चाहता था। मैं 3 साल तक बलूचिस्तान, और आपके बाद भी जो कोई आएगा, ये मैं अल्फिया तौर पर बताऊं, आप तो अपने नजदीक किसी की शायद बात सुनते नहीं थे, कम से कम हम उसको यहां पर भी सुनाएंगे और उसके कान में भी रोज हम घंटी बजाएंगे कि अगर उसने बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की। मुझे अफसोस इस बात का होता है, जो पीएसडीपी आपने बनाए आपके अपने, ये जनाबे वाला पीएसडीपी की तफसीलात हैं। और पीएसडीपी में 3 उठा के देख लेंगे, लाया हूं।
آپ مجھے خود الفیہ اٹھا کے بنائے آپ کے وقت میں. ہم شرمندہ ہیں. میں خران کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں, میں بلوچستان کے عوام کے سامنے شرمندہ ہوں. سب سے زیادہ تعلیم کی بات کرنے والا رکن اسمبلی میں تھا. میرے حلقے میں 3 سال سے تعلیم کا ایک منصوبہ بھی شروع نہیں ہو سکا. تیار سے اسکول آپ پورے بلوچستان کے تعلیمی منصوبے آپ نے تباہ و برباد کر دیے, بند کر دیے. لوکل گورنمنٹ کے غریب ملازمین جو 7,000 روپے اجرت کی بنیاد پر ماہانہ کام کرتے ہیں, آپ نے سردار صالح بوتانی کے ساتھ اپنی اور ان کی اپنی انات کی وجہ سے غریبوں کی 2 سال سے ان کی جو ہے 7,000 روپے کی تنخواہیں بند کر دی. لوکل گورنمنٹ کا محکمہ آپ نے تباہ کر دیا. کوئی اپنی ذاتی جاگیر کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جس طرح آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا. جی اور سڑکوں پر روز لاشیں گرتی ہیں. بھائی آپ کے پاس فنڈز ہیں, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس پی ایس ڈی پی ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, وسائل کی کمی ہے, کرونا ہے, تمام چیزوں پر یہ عقل اور فہم اگر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, لیکن عوام کے ہم سب نمائندے ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بات کر سکتے تھے. آج اس صوبے کو اس نیچ پہ لے آئے. اب آپ طاقت کے زور پر اگر اپنے لیے حمایت حاصل کرنا بھی چاہیں, نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے جام صاحب, وہ رستہ نہ کسی ادارے کی طرف سے جاتا ہے, نہ آپ اگر واقعی عوامی منصوبے بناتے, آج پورے بلوچستان میں آپ کے حق میں لوگ نکل آتے. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو آپ کسی طرح ناکام بنانے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں جس طرح پی ایس ڈی پی میں آئیں آپ ریفرنڈم کروائیں بلوچستان میں. اگر آپ کو بلوچستان کے 2% عوام نے بھی ووٹ دے دیا, میں الفیہ کہوں گا میں ساری زندگی سیاست سے جی شکریہ ثنا بلوچ صاحب. جو آپ نے خاران دشمنی میں, آپ نے بلوچستان دشمنی میں, آپ نے ساری حدیں کراس کر دی, پار کر دی. اور آپ نے میں صرف سر آخری بات, مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے. سر بات سنیں, میرا بھی کچھ پرسنل میرے حلقے کا بھی چارج شیٹ ہے. میں گیا اسلام آباد, 15 دن بیٹھا رہا, خاران احمد وال کا منصوبہ ڈلوایا. ان کے وزیر مواصلات صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میرا کمشنریٹ ختم کرنے کی کوشش کی خاران سے اس کو لے جانے کی. پھر اس کے بعد خاران کے سارے منصوبے انہوں نے ختم کروا دیے. خاران احمد وال کا منصوبہ جو ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو جاتا ہے, پیداواری منصوبہ ہے, میں منتیں کر کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ڈلوایا. وزیر اعلیٰ صاحب گئے, فیڈرل سے بھی نکلوا دیا, پھر پروونشل سے بھی نکل دیا. خاران بی آر سی ریزیڈنشل کالج, اس میں ثنا بلوچ کا بیٹا نہیں پڑھے گا. جناب والا عدالتوں تک وہ فیصلہ گیا. 22 کروڑ روپے 23 کروڑ روپے اس کا منصوبہ تھا, اس کے پیسے آج تک روک دیے. میرے 80 لاکھ روپے کے 2 کروڑ روپے کے منصوبے روک دیے. 80 کروڑ روپے ایریگیشن کا منصوبہ پچھلی پی ایس ڈی پی میں شامل ہے, اس پی ایس ڈی پی سے اومٹ کروا دیا, 1 سال تک رکھ دیا اس کو. کم از کم ثنا بلوچ کے ساتھ دشمنی ہے جام صاحب, وہ میں اور آپ باہر مجھ سے کر لیں. خاران کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتے, بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتے, گوادر کے ساتھ نہ کرتے, پشین کے ساتھ نہ کرتے, چمن کے ساتھ نہیں کرتے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا, چمن سے لے کر گوادر تک, اوشاب سے لے کر نصیر آباد تک, جہاں پر بھی 3 سالوں میں لوگوں کا خون بہا, یہ میرے پاس لسٹ ہے. وقت کی کمی آپ دے رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں وقت کی کمی ہے, یہ چارچیٹ میں نکالتا, ان سب کا خون جناب والا آپ کی گردن میں ہے. آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, فورسز کے ساتھ, ریکنسیلیشن کا پروسیس. ہمیں لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے, آپ لوگ اس کو آگے بڑھائیں. جو شخص اپنی کیبنٹ میں اپنے ممبران کے ساتھ کنسائل نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ مسلط نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آ سکتا, وہ بلوچستان کے چھرواؤں کے ساتھ, پہاڑوں میں رہنے والوں کے ساتھ ریکنسائل کرے گا؟ ریکنسائل کے لیے درگردے چاہیے ہوتے ہیں, ریکنسائل کے لیے بڑے دل اور گردے والے حکمران چاہیے ہوتے ہیں. ایسا شخص جو پی ایس ڈی پی کو سینے سے لگا کے رکھے, جو ایکسل شیٹ کو سینے سے لگا کے رکھے, بلوچستان کی ساری دولت کو من پسند نوزائیدہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے, ایسا شخص ریکنسائل نہیں کر سکتا. اور جو قوتیں بلوچستان میں ایسے لوگوں کو, ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ بلوچستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, جی بسم اللہ, لیکن بلوچستان کو خدا را رحم کیجئے بلوچستان پر. اور میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا عدم اعتماد ہے جناب والا, یہ بلوچستان کے صرف اپوزیشن کا عدم اعتماد نہیں ہے. اور اس عدم اعتماد میں اس لیے بھی ہم شامل ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخصی حکمرانی والی سوچ رکھنے والے لوگ جتنی دیر تک بلوچستان میں رہیں گے, بلوچستان مزید خون خرابے کی طرف جائے گا, بلوچستان تکلیف اور مشکلات کی طرف جائے گا, بے روزگاری کی طرف جائے گا. اور دوسری بات یہی ہے کہ جو صبر کا پیمانہ میں نے کہا تھا شاہ آف شاہ کی, جو کہ اگر صبر کا پیمانہ ابھی تک تو صرف آپ کے ارد گرد دوستوں کا لبریز ہوا ہے, 2 سال بعد
یہ نہ ہو کہ بلوچستان کے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو, وہ آکے ہمیں بھی گلے سے پکڑے اور آپ کو پکڑے. اس سے بہتر یہ ہے جام صاحب آج 33 لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا, 34 35 36 کل تک 40 ہوں گے, کل تک 40 ہوں گے. اگر بھی اس میں ڈال دیں, کم تو نہیں ہوں گے, پڑیں گے. لیکن جناب والا, آپ نے جو کرنا تھا ہمارے ساتھ بلوچستان کے ساتھ کیا. آپ ہمارے بھائی ہیں. جی شکریہ. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رواج بلوچستان میں قائم ہونی چاہیے, جس طرح سردار عبدالرحمان کیتران صاحب نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بلوچستان کو عدم استحکام سے استحکام کی طرف لے جایا جائے. جی شکریہ. بلوچستان کو ایک اچھی نئی شاید حکومت دے دیں. تو آپ کم از کم, میرا بھی یہی مشورہ آپ کے ساتھ بحیثیت بھائی کا, 3 سال پہلے والی میری پہلی تقریر کے مشورے آپ نے نہیں سنے, کسی کے بھی نہیں. آخری مشورہ بحیثیت بھائی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, تاکہ بلوچستان میں جو یہ عدم استحکام گزشتہ 6 مہینے سے قائم ہے, اس کو جلدی سے ختم کیا جائے. شکریہ. جی شکریہ ثنا بلوچ صاحب. تمام